टेस्ट क्रिकेट वॉज बॉर्न इन 1877 इन मेलबर्न और उसकी मौत हुई है पाकिस्तान में। पाकिस्तान ने फिर से रोड पिच बना दिया और पहले दिन अपनी बैटिंग से डोमिनेट किया। हालांकि इंग्लैंड ने आखिरी सेशन में 3 विकेट लेके कुछ हद तक कमबैक किया। हुआ यह कि पाकिस्तान की रोड पिचेस पे एटलीस्ट कुछ मैचेस ड्रॉ हुआ हो जाया करते थे 2022 तक, लेकिन इस बार पाकिस्तान ने स्पोर्टिंग पिचेस बनाई बांग्लादेश के खिलाफ और वहां दोनों टेस्ट मैच हार गए। तो फिर पाकिस्तान ने सोचा कि कम से कम वहां मैचेस ड्रॉ तो हो रहे थे, वहां एटलीस्ट हमारे बैट्समैन रन तो बना रहे थे, इन पिचेस पे तो वो खेल ही नहीं पा रहे टेस्ट क्रिकेट। तो उन्होंने फिर से रोड पिच बना दी, एक बिल्कुल डेड पिच। कल तक जो इमेज हमें दिखाई जा रही थी वो एक ग्रीन पिच की थी, लेकिन आज जब मैच हुआ तो वो सारी घास हटाई जा चुकी थी और एक ब्लैंड पिच पे मैच हुई। सईम अयूब जो ओपनिंग करने आए वो इस पिच पर भी फ्लॉप हो गए। हालांकि डिसमिसल थोड़ा अनफॉर्चुनेट था, आप कह सकते हो, डाउन द लेग साइड, लेकिन आपको जब इतने मौके मिल रहे हो तो फिर आप इस तरीके की चीजों को जो भी आप कह लो, मतलब आपको अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करनी होंगी, क्योंकि साइम अयूब को बहुत अपॉर्चुनिटीज मिल चुकी हैं। वो 4 रन पे आउट हुए और उसके बाद शुरू हुआ, आप क्या कहें उसे, ये कोई क्रिकेट नहीं थी, एक ब्लैंड पिच ना, जिसमें ना स्विंग थी ना स्पिन थी। वहां पाकिस्तानी बैट्समैन जबरदस्त बैटिंग किए जा रहे हैं, 4.5 की रेट से बैटिंग कर रहे हैं। इनफैक्ट पहले सेशन जब खेल खत्म हुआ तो 25 ओवर में 122 रन थे। एक मिनी बेसबॉल का वर्जन हमें दिखा जब ऑलमोस्ट 5 रन पर ओवर से उन्होंने बैटिंग की पहले सेशन में। दूसरे सेशन में ये कंटिन्यू रहा, हालांकि रन रेट थोड़ा नीचे आया क्योंकि बैट्समैन थक गए थे, गर्मी काफी थी, मगर ओवरऑल रन रेट 4 के ऊपर था। और शान मसूद तो ऑलमोस्ट रन बॉल खेल रहे थे, उन्होंने क्विकेस्ट सेंचुरी बनाई बाई पाकिस्तान कैप्टन आफ्टर मिसबाउल हक, जिन्होंने 56 बॉल्स 100 बनाया था 2014 में। जबरदस्त बैटिंग की शान मसूद ने, और अब्दुल्ला शफीक भी साथ में जबरदस्त उनका साथ निभा रहे थे। वो थोड़ा स्लो खेल रहे थे मगर इट वाज फाइन एज पर टेस्ट क्रिकेट इज कंसर्न। 250 रनों से ऊपर की पार्टनरशिप की दोनों ने और 55 ओवर से ऊपर बैटिंग की। आप इमेजिन कर सकते हो 55 ओवर तक ये दोनों पार्टनरशिप करते रहे। बाद में अब्दुल्ला शफीक ने 100 के बाद एक टायर्ड शॉट खेला और अपनी विकेट दे दी, और उसके 2 ओवर बाद ही शान मसूद जो 150 कंप्लीट कर गए, उन्होंने भी एक इजी, आप कह सकते हो, स्ट्रेट ड्राइव खेलते हुए चिप दे दिया जैक लीच के हाथों में, कॉटन बॉल। लेकिन उसके बाद आए बॉब्जी द किंग और उन्होंने सोचा कि इससे अच्छी पिच नहीं मिल सकती बैटिंग के लिए, और साथ में आए पाकिस्तानी ब्रैडमैन वाइस कैप्टन साउद शकील साहब। साउद शकील ने आते ही शान मसूद की स्टाइल में स्टार्ट किया और 3 चौके मारे, जिसमें रिवर्स स्वीप का भी चौका था, और ऐसा लगा कि शायद ये पाकिस्तान का नया वर्जन आपको देखने को मिलेगा जिसमें ये बेसबॉल खेलते रहेंगे और ये इसी स्टाइल में बैटिंग करेंगे। लेकिन उसके बाद से कुछ सडन चेंज ऑफ मोमेंटम आया और जो पाकिस्तान टीम 4.5-5 रन पर ओवर के रन रेट से खेल रही थी वो एक शेल में चली गई। बॉब्जी द किंग और साउथ शकील ने डिफेंस पे डिफेंस करना शुरू किया। समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि पिच वही थी जिसपे शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक सेंचुरी बना के गए थे, और बॉलिंग लाइनअप और ज्यादा टायर्ड थी, लेकिन ये दोनों डिफेंस करते रहे। बॉब्जी द किंग फॉर्म में नहीं, हालांकि चैंपियंस कप में जब वो 100 बना रहे थे तो उनके फैंस काफी ट्वीट कर रहे थे किंग इज बैक, दिस दैट व्हाटएवर। लेकिन यहां आते ही बाबर आजम की हवाइयां गुल थी और इवेंचुअली वो डे एंड पे एलबीडब्ल्यू आउट हो गए 30 रन बनाकर। सिर्फ 30 रन इतने फ्लैट पिच पे ऑफ 71 बॉल्स, और साउथ शकील 72 बॉल्स पे 35 रन बना के नॉट आउट रहे। इन दोनों ने काफी, आप कह सकते हो, स्लो और स्टेबल खेला, लेकिन जिस तरीके से इंग्लैंड ने कमबैक किया आखिरी सेशन में, जहां एक समय पाकिस्तान 260 फॉर 1 थी और ऐसा लग रहा था कि दिन खत्म होने तक 350 रन होंगे, 2 या 3 डाउन, तो इंग्लैंड ने काफी अच्छा कमबैक किया, 3 विकेट आखिरी सेशन में लेकर, और रन भी ज्यादा नहीं दिए क्योंकि बाबर आजम और साउथ शकील काफी शेल में खेल रहे थे। लेकिन चिंता करने की बात नहीं है बाबर फैंस, क्योंकि पाकिस्तान का मैं जो स्ट्रैटेजी समझ रहा हूं, अब आने वाले 2 टेस्ट मैचेस में भी ऐसी ही पिचेस होंगी, और इन पिचेस पे अब नहीं तो तब हर बैट्समैन 50 या 100 मार ही लेगा। तो शेल इस पिच पे खत्म होना ही होना है, इस पिच में कोई जान नहीं है। अगर इसमें रिजल्ट आती है तो अगेन इंग्लैंड को क्रेडिट जाएगा, क्योंकि वो इसमें बेसबॉल फॉर्म ऑफ क्रिकेट अगर खेल दें, या अगर पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स कुछ कमाल कर जाएं, क्योंकि अदरवाइज ये इतनी डेड पिच है कि इस पे रिजल्ट लाना बहुत मुश्किल है। डे एंड पे शायद कुछ बॉल स्पिन कर रहे थे, मगर अदरवाइज ये बिल्कुल डेड पिच थी। ओवरऑल 328 फॉर 4 नसीम शाह आए थे एंड में
एज नाइट वॉचमैन उन्हें ज्यादा काम करने को मिला नहीं, 2-3 बॉल थे जो वो निगोशिएट कर गए, लेकिन आखिरी सेशन में हमने देखा कि कुछ बॉल थोड़े बहुत टर्न हो रहे थे, मगर नथिंग टू फेयर अबाउट एज ऑफ नाउ, इट लुक्स लाइक अ डेड पिच। 328 फॉर 4, पाकिस्तान काफी अच्छे सिचुएशन में, हालांकि शायद एक विकेट कम रहता तो पाकिस्तान ज्यादा खुश होती, कंसिडरिंग कि 260 रन तक वो सिर्फ 1 डाउन थे। अब देखना होगा कि कल का पहला सेशन जो इंग्लैंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इंग्लैंड कल पहले सेशन में 3-4 विकेट ले लेती है तो वो मैच में बने रहेंगे, क्योंकि अगर पाकिस्तान टीम को वो 400 से 450 के बीच ऑल आउट करते हैं, तो जैसे बांग्लादेश ने 448 पाकिस्तान के जवाब में 550 रन बना के 100 रन की लीड ली थी और पाकिस्तान को फंसाया था, इंग्लैंड के खिलाफ यही इंग्लैंड भी इसी तरीके की एक अपॉर्चुनिटी के बारे में सोच रहा होगा कि अगर पाकिस्तान को 450 के अंदर निपटा दिया जाए तो फिर भी एक चांस बनता है। और अगर पहला सेशन कल पाकिस्तान ने 1 या 2 विकेट डाउन निकाल लिया तो फिर इस मैच में इंग्लैंड के लिए रिजल्ट फोर्स करना काफी मुश्किल हो जाएगा, फिर तो ये मैच शायद ड्रॉ ही होगा या फिर पाकिस्तान जीतेगी, अगर पिच पे कुछ बॉलर्स के लिए मदद आ जाती है तो। ओवरऑल इंग्लैंड की बॉलिंग में कुछ भी जान नहीं दिखी। क्रिस वोक्स जिनका होम एंड अवे रिकॉर्ड खराब है, वो यहाँ पर भी काफी पहले सेशन में तो बिल्कुल ही टूथलेस नजर आए, कुछ भी उनकी बॉलिंग में जान नहीं थी। हालांकि आखिरी सेशन में सेकंड न्यू बॉल से उन्होंने बाबर आजम का विकेट ले लिया और उस ओवर में वो काफी डेंजरस भी नजर आए, लेकिन उसके अलावा उन्होंने कोई बहुत ज्यादा एफर्ट डाली नहीं और मेरे ख्याल से ये इंग्लैंड को काफी हर्ट किया, क्योंकि पिछली बार जिमी एंडरसन एटलीस्ट एक कंट्रोल प्रोवाइड करते थे, जो क्रिस वोक्स में मिसिंग था। वो ऑलमोस्ट 4-4.5 रन पर ओवर से रन लीक कर रहे थे। गस एटकिंसन इंग्लैंड के सबसे सक्सेसफुल बॉलर रहे, उन्होंने पहले साइम अयूब को और फिर अब्दुल्ला शफीक यानी दोनों ओपनर्स को डिसमिस किया और ओवरऑल मतलब रन्स तो उन्होंने भी लीक किए, लेकिन एटलीस्ट वो विकेट टेकिंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे थे। उनकी बॉलिंग पे एक शान मसूद का कैच भी छूटा था, तो ओवरऑल वो सबसे इफेक्टिव रहे। ब्राइडन कार्स जो कि इंग्लैंड के फास्टेस्ट बॉलर हैं इन तीनों में, वो काफी वेवर्ड रहे, उनकी तरफ से कोई खास इंपैक्ट नहीं आया। और स्पिनर्स में जैक लीच काफी कंट्रोल से बॉलिंग करते नजर आए, उन्होंने ही इस टीम को थोड़ी स्टेबिलिटी दी, वरना शोएब बशीर तो शान मसूद के हाथों इतनी बुरी तरह से मार खा रहे थे जैसे लग रहा था कि पता नहीं वो बॉलर है भी कि नहीं। बाद में उनकी फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड्स आई तो पता चला कि वो ज्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले बिना ही टीम में आ गए हैं और कहीं ना कहीं वो यहाँ पर एक्सपोज हो गए। ओवरऑल आखिरी सेशन में जब बॉब्जी द किंग और ब्राडमैन शाउद शकील ब्लॉक पे ब्लॉक किए जा रहे थे तो वहां आकर शोएब बशीर ने 2-3 मेडन फेंके और अपनी स्टैट्स थोड़े ठीक किए, वरना पहले 2 सेशन में शोएब बशीर को बहुत मार पड़ी और वो बिल्कुल ही यूजलेस नजर आए। मेरे ख्याल से रेहान अहमद एक लेग स्पिनर यहाँ ज्यादा यूजफुल होते। बट ओवरऑल 328 फॉर 4 इंग्लैंड वुड फील कि दे आर स्टिल इन द गेम ड्यू टू द फाइनल सेशन, और अगर कल पहले 1 घंटे में सेकंड न्यू बॉल से वो 2-3 विकेट निकाल लेते हैं तो दे विल स्टिल फील दैट दे हैव अ चांस ऑफ wrapping this innings before 450 and giving themselves a chance. Keep watching, guys. Thank you.